आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली की आप सरकार लगातार घिरती जा रही है। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विवाद गहराता जा रहा है। विज्ञापन पर आम आदमी पार्टी घिर गई है। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जब वसूली का मिला नोटिस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां दिल्ली की आम आदमी पार्टी लगातार घिरती जा रही है। विज्ञापन पर आम आदमी पार्टी घिर रही है। दिल्ली सरकार के विज्ञापन पर विवाद गहराता जा रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल पर सरकारी विज्ञापनों के रूप में राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करने का आरोप है। इस पर जब मनीष सिसोदिया सामने आए तो बीजेपी ने भी उन पर जमकर निशाना साधा। इस मामले में मनोज तिवारी ने भी जमकर हमला बोला है। क्या कुछ बोला है, पहले आपको सुनाते हैं। ये जो खर्चा हुआ है उसको रिकवरी करने का प्रयत्न शुरू हुआ है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, हम वही चाहते हैं जो दिल्ली के लोग चाहते हैं। हम वही चाहते हैं जो दिल्ली का हर टैक्स पेयर चाहता है। और हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का बैंक खाता तुरंत सीज कर देना। ये जो खर्चा हुआ है उसको रिकवरी करने का प्रयत्न शुरू हुआ है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, हम वही चाहते हैं जो दिल्ली के लोग चाहते हैं। हम वही चाहते हैं जो दिल्ली का हर टैक्स पेयर चाहता है। और हम आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है, जहां मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे को बेफिजूल तरीके से खर्च किया जा रहा है, विज्ञापन में खर्च किया जा रहा है, उसके चलते अब आम आदमी पार्टी का अकाउंट सीज करना चाहिए। तो मनोज तिवारी ने जमकर निशाना साधा है और विज्ञापन का ये मामला लगातार गहराता जा रहा है। इसमें विवाद देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं। दिल्ली सरकार के विज्ञापन पर लगातार विवाद गहराता जा रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल पर सरकारी विज्ञापनों के रूप में राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करने का आरोप है। और इस खबर पे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, जिस तरह से ये मामला सामने आया, किस तरह से देखते हैं इसे? जी, शिखा बताना चाहूंगा कि ये बहुत पुराना मामला है। इसमें मामला ये है कि सरकारी विज्ञापनों के रूप में आरोप ये लगा हुआ है आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल पर कि सरकारी विज्ञापनों के रूप में इन्होंने जो पैसा खर्च किया वो उसके माध्यम से इन्होंने अपनी राजनीति चमकाई और अपना विज्ञापन किया। इसी को लेकर के एलजी, जो वहां के दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना है, उन्होंने 163.62 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया है। उनके जो सूचना सचिव होते हैं, जो एलजी के अंडर में काम करते हैं, उनको उन्होंने आदेश दिया है कि ये वसूली करने के लिए उनको नोटिस जारी किया जाए। और नोटिस जारी भी हो गई है और इसके लिए उन्होंने 10 दिन का समय दिया है। कहा है कि अगर 10 दिन के अंदर ये पैसा जमा नहीं होता है तो ये आम आदमी पार्टी की संपत्तियों से वसूला जाए, उनको कुर्क किया जाएगा। अन्य जो कानूनी कार्रवाई संभव होगी वो उनके खिलाफ की जाएगी। दरअसल मामला ये है कि सरकारी विज्ञापन के लिए जो पैसा दिल्ली सरकार के पास था, उसके लिए इन्होंने अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों में अरविंद केजरीवाल ने अपनी फोटो लगा करके और विज्ञापन दिए थे और अपने अन्य पार्टी के और नेताओं की भी फोटो लगा करके इन्होंने विज्ञापन दिया है। यही विवाद है, यही आरोप है कि इन्होंने सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से राजनीतिक विज्ञापन दिया और अपनी छवि चमकाने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया। इसी को लेकर के दिल्ली के एलजी ने नोटिस जारी की है। लगभग 164 करोड़ रुपए के वसूली का नोटिस है। एक महीने पहले 97 करोड़ का नोटिस दिया गया था, जिसे अब ब्याज सहित 163.62 करोड़ रुपए का नोटिस दिया गया है। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। जी शिखा। जी दिवाकर जी, जिस तरह से मनोज तिवारी ने हमला बोलते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी अकाउंट हैं उन्हें सीज किया जाना चाहिए, हम उनके जो भी सरकारी आवाज दी गई है उससे तो ये विज्ञापन के जरिए जो पैसे खर्च करे गए हैं उसकी वसूली नहीं कर सकते, लेकिन अकाउंट जरूर सीज किया जा सकता है। तो क्या लगता है इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है भविष्य में? अब देखिए, वो तो जो भी कानून होगा, वो जो भी राज्यपाल को करना होगा वो करेंगे, लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि इसमें मामला क्या है। इससे पहले वो अरविंद केजरीवाल के सरकार में उप मुख्यमंत्री जो है, यानी मनीष सिसोदिया, उन्होंने भी बयान दिया था। उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी अपने
राजनीति कर रही है इस पर, और ये अपनी सरकार का, अपने जो है एलजी का, उन्होंने इसीलिए एलजी को बैठाया है, एलजी का दुरुपयोग कर रही है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी अलग अलग जगहों पे अपने फोटो के साथ विज्ञापन देते हैं, तो क्या उनसे भी वसूली की जाएगी? ये सवाल मनीष सिसोदिया ने उठाया और उसका जवाब देते हुए मनोज तिवारी, जो आपने सुनाया उसके अलावा भी मनोज तिवारी ने कहा है, मनोज तिवारी ने ट्वीट किया कि एक समय में नादिर शाह ने दिल्ली की जनता को लूटा था और इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता को लूट रही है। और बाकी बात उन्होंने जो आपने सुनाई वही कही कि हम वही चाहते हैं जो दिल्ली की जनता चाहती है। तो हो सकता है कि इसमें आगे कार्रवाई हो और उनकी वसूली उनके खातों से और आम आदमी पार्टी के संपत्तियों से की जाए। मनोज तिवारी ने यहां तक कहा कि जिन नेताओं के चेहरे फ्लैश किए गए थे, यानी चमकाए गए थे अन्य राज्यों में अपनी राजनीतिक छवि को बनाने के लिए, उनसे निजी तौर पे ये वसूली की जानी चाहिए। जीतिका जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जी जुड़े हुए थे। तो दिल्ली सरकार के विज्ञापनों पर विवाद गहराता जा रहा है। रुक करते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वामी विवेकानंद की जयंती आज, बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से। स्वामी विवेकानंद की जयंती आज, समाजवादी पार्टी ने कैलेंडर का किया विमोचन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने कैलेंडर का विमोचन किया है। मुलायम सिंह यादव के कार्य कैलेंडर में मौजूद नजर आ रहे हैं। अब तक जितने भी काम किए थे मुलायम सिंह ने, सभी को कैलेंडर में दर्शाया गया है। मुलायम सिंह यादव के नाम से बना है कैलेंडर। मार्च में होगा कैलेंडर का विस्तार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना भी साधा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के कार्य कैलेंडर में मौजूद हैं और इन कार्यों को और विस्तार दिया जाएगा मार्च में। से साथ साथ अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता भी की और प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा सरकार पर हमलावर नजर आए हैं अखिलेश यादव। करोड़ों रुपए हो गया साफ, पर गंगा नदी नहीं हुई साफ। गंगा को लेकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए अखिलेश नजर आए। अच्छी चीजें थी वो खत्म कर दी, भाजपा पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव नजर आए। कई आरोप लगाते हुए नजर आए हैं भारतीय जनता पार्टी पर अखिलेश यादव। आज प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। आज विवेकानंद की जयंती पर उन्होंने एक कैलेंडर जारी किया है और इस अवसर पर इस कैलेंडर में मुलायम सिंह यादव के जितने भी कार्य किए गए उन सभी को दर्शाया गया है। आपको बता रहे हैं कि प्रेस वार्ता करी आज, और इस प्रेस वार्ता में आज विवेकानंद की जयंती है, जिस मौके पर उन्होंने आज कैलेंडर का विमोचन किया है। इस कैलेंडर की खास बात यह है कि इसमें मुलायम सिंह यादव के अब तक के किए गए कामों को दर्शाया गया है। मुलायम सिंह यादव के नाम से ये कैलेंडर बना है। साथ ही साथ कैलेंडर का विस्तार भी किया जाएगा मार्च में। प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा, वो चाहे गंगा की सफाई को लेकर हो या फिर अन्य कामों को लेकर हो। अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि करोड़ों रुपए साफ हो गए, लेकिन अभी तक गंगा साफ नहीं हो पाई है। जितने भी अच्छे काम थे उन सबको जिस तरह से बंद कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है या रोक लगा दी गई है, इन सब चीजों को लेकर आज अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए निशाना साधा है। आपको बता दें कि आज विवेकानंद की जयंती है और अखिलेश यादव की सहमति से स्वामी विवेकानंद जयंती पर कैलेंडर का विमोचन किया गया। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता अबुतला जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अबुतला, जिस तरह से आज प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और कौन कौन से मुद्दे उठाते नजर आए, क्योंकि एक गंगा सफाई को लेकर तो मुद्दा उठाया ही गया, एक बार फिर गंगा की सफाई का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश नजर आए हैं और भी कई बातें कही, उनके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर से वो बीजेपी पार्टी को पर हमलावर होते नजर आए। साथ साथ उन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए जिन मुद्दों पे चर्चाएं नहीं हो रही थी, जैसे उनकी एक लखनऊ में एक प्रोजेक्ट था जेपीएनआईसी का। जेपीएनआईसी प्रोजेक्ट को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा, कहा कि हर साल इस प्रोजेक्ट की जांच होती है और जांच के बाद फिर वैसे ही मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहता है और फिर जांच होती है, लगातार जांच हो रही है। और तमाम देखिए मुद्दे हैं
चाहे वो गंगा नदी का हो, चाहे MOU हो, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और बीते दिनों की बात करें तो बीते दिनों सोशल मीडिया को के हैंडलर को लेकर काफी फजीहत हुई थी सपा पार्टी की, उसको लेकर भी उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। और उन्होंने कहा कि हमने सोशल मीडिया की जो टीम है उसमें भी बदलाव किया है। जो उनके सोशल मीडिया हैंडलर थे मनीष अग्रवाल, उनको भी उन्होंने बदल दिया है। और भी सोशल मीडिया की जो टीम है तमाम लोगों में चेंजेस किए हैं उन्होंने साफ तौर से। और उन्होंने कहा अगर इस तरह की बातें थी तो कहीं ना कहीं हमने अपनी जो उनकी उन्होंने एक गलती भी अपनी मानी कि अगर इस तरह से सोशल मीडिया पे ये जो टिप्पणी की गई थी उसको लेकर उन्होंने अपनी गलती मानी और साफ तौर से जो उनकी टीम थी उसको भी बदला। तो देखिए तमाम चीजों को लेकर अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और देखिए आज के दिन एक कैलेंडर का विमोचन भी किया गया, उसमें मुलायम सिंह यादव की जो जीवनी है उसको लेकर बताया गया। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मार्च में पूरे कैलेंडर को लॉन्च किया जाएगा अच्छे से। जी शिखा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज देने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अबू तला जुड़े हुए थे। तो आज एक कैलेंडर का विमोचन किया गया जिसमें मुलायम सिंह यादव के कार्य, उनकी जीवन से जुड़े हुए अहम किस्सों को दर्शाया गया है। अब रुक करते अगली खबर की तरफ, जहां पानीपत के तहसील कैंप में घर में सिलेंडर के गैस रिसाव से बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पानीपत से, हरियाणा से एक बड़ी खबर है जहां बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। हरियाणा के पानीपत से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दर्दनाक हादसा हुआ है पानीपत के तहसील कैंप में। घर में सिलेंडर के गैस रिसाव से ये बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आग में पूरा परिवार जलकर हुआ राख, हादसे में मची चीख पुकार। बड़ी खबर हम आपको पानीपत से बता रहे हैं, भीषण आग में झुलसे 6 लोगों की मौत। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड। पानीपत के तहसील कैंप में घर में सिलेंडर से गैस रिसाव के कारण घर में आग लग गई। पति पत्नी 4 बच्चों समेत 6 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के बाद शवों को बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि पूरा परिवार इस आग की चपेट में आने से जिंदा जल गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पानीपत से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से चीख पुकार मच गया। तो पानीपत से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, हरियाणा के पानीपत में ये भीषण हादसा हुआ है, जहां एक घर में रखे, तहसील कैंप में एक घर में रखे सिलेंडर में गैस रिसाव के कारण आग लग गई। पति पत्नी 4 बच्चे समेत 6 लोग जिंदा जल गए और पुलिस ने आग पर काबू पाया ताकि आसपास के घरों में आग ना लगे। लेकिन जो लोग जल चुके थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद उनके शवों को बाहर निकाला गया। अब रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जोशीमठ को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जोशीमठ को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार। जोशीमठ मामले में हुई उच्च स्तरीय बैठक, गृह मंत्री अमित शाह ने की उच्च स्तरीय बैठक। बड़ी खबर सामने आ रही है, जोशीमठ मामले में हुई उच्च स्तरीय बैठक, गृह मंत्री अमित शाह ने की उच्च स्तरीय बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ की बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीड़ित लोगों के साथ हर तरह से खड़े हैं, सीएम धामी ने कहा। सीएम धामी ने भी बैठक करी। बैठक में बीआरओ, गृह मंत्रालय के अधिकारियों भी शामिल रहे और करीब 1 घंटे तक जोशीमठ के हालात पर हुई बैठक। बैठक में गडकरी, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र शेखावत भी रहे मौजूद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्र एक्शन में है, जोशीमठ को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार है। जोशीमठ मामले में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की और साथ ही साथ पीड़ित लोगों के साथ हर तरह से धामी सरकार खड़ी है, इस बात को भी कहा गया है। इस बैठक में बीआरओ, गृह मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहे, जो कि 1 घंटे तक बैठक चली है। जोशीमठ के हालात पर बैठक हुई है और आज केंद्र द्वारा ये बड़ी बैठक करी गई है। गडकरी, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र शेखावत मौजूद रहे। तो देवभूमि पर संकट है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से हाई लेवल मीटिंग चल रही है। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, जिस तरह के हालात है इस वक्त देवभूमि के जोशीमठ में, उसको देखते हुए अब केंद्र भी अलर्ट हो गया है, लगातार बैठकें देखने को मिल रही हैं, किस तरह से देखते हैं इस बैठक को?
जी शिखा, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज ये आपातकालीन बैठक बुलाई है उत्तराखंड के जोशीमठ के आपदा को लेकर के। और इस बैठक में भूपेंद्र यादव सहित तमाम जो है कि बड़े नेता और अधिकारी भी उसमें मौजूद थे। जेपी नड्डा भी उसमें मौजूद थे। साथ ही साथ बीआरओ के जो अधिकारी थे वो मौजूद थे। गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे और उसके साथ एनडीआरएफ की टीम के जो अधिकारी होते हैं, एनडीआरएफ के जो बड़े अधिकारी थे वो भी मौजूद थे। और उसमें जोशीमठ को लेकर के क्या कुछ हालात है इस पे चर्चा हुई। साथ ही साथ वहाँ क्या कुछ आगे करना है जोशीमठ को लेकर के, ये एक तरह से खाका खींचा गया केंद्र की तरफ से। साथ ही साथ बताया गया कि उत्तराखंड के साथ केंद्र सरकार खड़ी है। और देखा जाए तो जोशीमठ के हालात को लेकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है कि विजिट कर रहे हैं। कल वो शाम को जोशीमठ पहुंचे, लोगों से वहां मिले, आपदा के जो प्रभावित लोग हैं उनके परिवारों से मुलाकात की और रात को वहीं रात्रि विश्राम किया उन्हीं लोगों के साथ। साथ ही साथ आज सुबह वो जब जगे तो पूजा अर्चना करने के बाद से फिर से ग्राउंड जीरो पे गए और वहां पे पल पल की अपडेट ले रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। जो विस्थापित होने वाले लोग हैं जिनको राहत शिविरों में रखा गया है उसके लिए उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने तमाम तरह की व्यवस्था की है। और ये जो दिल्ली में जो हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी, कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे उत्तराखंड में, इसको लेकर के ये मीटिंग थी। और केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ और मुहैया कराए उत्तराखंड को, इन सारी चीजों पर चर्चा हुई। देखा जाए तो चूंकि बीआरओ के बीच में अधिकारी थे तो बॉर्डर जो रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके अधिकारी होने का मतलब जो रोड जो कहीं ना कहीं जो रोड का काम रुका हुआ है बॉर्डर लाइन तक, क्योंकि वो चाइना से जुड़ा हुआ अपना उत्तराखंड है, तो इन बीआरओ के अधिकारियों के से वो राय मशवरा हुआ कि जो सेना के जो राहत और सामग्री है वो सेना तक कैसे पहुंचाई जाएगी और जो बाकी बॉर्डर एरिया पे जो अपने आईटीबीपी के जवान है उन तक क्या कुछ हो सकता है। चूंकि वो सीमा से लगे हुए राज्य है तो इसको लेकर के गृह मंत्री चूंकि उससे पल पल की अपडेट ले रहे हैं। साथ ही साथ पीएमओ से भी जोशीमठ को लेकर अपडेट पे पीएमओ की भी नजर बनी हुई है। एक बात और बताना चाहेंगे कि सीएम चूंकि वहां पे जब लोगों से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से भी फोन वहां पहुंचा था। तो इस सीएम का ये कहना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, यानी केंद्र की तरफ से जो कुछ भी है वो मुहैया कराया जा रहा है उत्तराखंड को। जी पंकज, अगर मौजूदा वक्त की बात करी जाए तो जोशीमठ पे दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ जहां लोग अपना आशियाना छोड़ने को मजबूर हैं, लेकिन उम्मीद कहीं ना कहीं उनके अंदर है कि जो सरकार है वो उनकी मदद करेगी, लेकिन जो मौसम है वो उनकी दिक्कतें और बढ़ा रहा है। एक तरफ बर्फबारी और बारिश का मौसम बना हुआ है, ऐसे में जो दरख्ती मकान है क्या उनका नामो निशान मिट जाएगा? अगर तेज बारिश आई तो क्या कुछ देखने को मिलेगा? लोग अभी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे कि हालात ठीक होंगे तो हम अपने घर में वापस आएंगे, लेकिन अगर बारिश होती है और अगर उसमें परिस्थितियां और बिगड़ती है तो क्या लोग अपने घरों को दोबारा देख पाएंगे? शिखा, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि देखिए जो वहां पे जोशीमठ का हालात बना हुआ है, जोशीमठ को 3 जोन में डिवाइड कर दिया गया है। एक डेंजर जोन है, दूसरा बफर जोन है और तीसरा सेफ जोन है। तो जो डेंजर जोन है वहां पर सरकार ने मकानों को चिन्हित कर लिया है और ध्वस्तीकरण का वहां पे कार्यक्रम चल रहा है, यानी सरकार की तरफ से। और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें लगी हुई है उनके जो रिपोर्ट आई है कि इन मकानों में रहना खतरे से खाली नहीं है, उसको सरकार चिन्हित करके कहीं ना कहीं उनको ध्वस्त करा रही है। तो वैसे लोगों को सरकार पुनर्वास की योजना लाएगी और फिलहाल जो विस्थापित लोग हैं जो डेंजर जोन से निकाले गए हैं सुरक्षित, उनको जो है कि सरकारी कार्यालयों में और सरकारी आवासों में रखा गया है। चूंकि सही बात है कि दोहरी मार इस समय झेलनी पड़ रही है। मौसम उत्तराखंड का कल रात से बदला हुआ है, लगातार बर्फबारी हो रही है और बारिश भी कहीं कहीं रुक रुक के हो रही है। तो इन सब चीजों के लिए भी मुख्य सचिव का आदेश है कि जो आपदा से प्रभावित जो परिवार है उनके हर फैसिलिटी के लिए हर जरूरत की सामान को तत्काल मुहैया कराया जाए, ताकि उनको रहने के लिए, खाने पीने के लिए और ठंड से बचने के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं वो सरकार उन तक पहुंचा सके। तो उन सब चीजों का जायजा खुद सीएम धामी भी वहां पर ले रहे हैं, इस वक्त वहां पे मौजूद है अधिकारियों के साथ और पल पल पे नजर बनाए हुए हैं कि यहाँ पे जो कुछ अपडेट चल रहा है, जो कुछ सरकार की तरफ से जो पॉसिबल हो सकता है, वो जो कार्य चल रहे हैं वो कितने ठीक तरीके से चल रहे हैं। सीएम धामी का कहना है कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उनके रहन सहन और खाने पीने की जिम्मेदारी सरकार की है और इसके लिए उनको आवश्यक जो धनराशि है वो भी आवंटित की जा रही है। कुछ जो मकान तोड़े जा रहे हैं उसके मुआवजे भी अभी उन लोगों को दिए जा रहे हैं। आगे इस पर सरकार और भी कदम उठाएगी। जी पंकज, आशाएं लोगों के उजड़ रहे हैं, लेकिन अगर बात करें राहत की, सरकार द्वारा कई राहत तो दी जा रही है, लेकिन लोग क्या अपना सामान भी अपने साथ ले जा पा रहे? क्या उसके लिए भी इंतजाम करे गए हैं?
देखिए शिखा बताना चाहूंगा कि जिन आवासों को खाली कराया गया है वहां अब किसी तरह का कोई सामान नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई भी इंसान अपने लाइफ में हर चीज जब आप मुकाम हासिल करता है तो एक एक तिनका जोड़ के अपना घर बनाता है। जी। ऐसे में घर से लोगों का बहुत ज्यादा इमोशनली अटैचमेंट होता है, और ऐसे में वहां की स्थिति ऐसी है कि वहां महिलाएं रो रही हैं, लोग रो रहे हैं कि जिस आशियाने को वो सजाए थे, बनाए थे, आज कहीं ना कहीं वो डेंजर जोन में जाने के कारण अब ध्वस्त उसको किया जाएगा। तो ये तो एक भावनात्मक लगाव उनका अपने मकान के प्रति है, तो वो जरूर इस तरह की स्थिति होगी। लेकिन सरकार के जो कदम है उन पर भी केंद्र की तरफ से जो जवाब आया है कि सराहनीय कदम है, और सरकार तमाम तरह की चीजों की व्यवस्था वहां पे कर रही है, और साथ ही साथ केंद्र सरकार भी वहां पे नजर बनाए हुए है कि किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर जो किसी चीज की जरूरत उत्तराखंड गवर्नमेंट को पड़ती है तो केंद्र सरकार का सीधा आदेश है कि उसकी पूर्ति केंद्र सरकार करेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़े हुए थे इस खबर पे। तो लोग परेशान हैं और मौसम की मार भी देखने को मिल रही है जोशीमठ में, और लोग अपने घर को छोड़कर राहत शिविर में शरण लेने के लिए मजबूर हैं, और अब ऐसे में सरकार भी उन लोगों की पूरी मदद कर रही है। रुक करते एक और बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक तस्वीर सामने आई है जो डराने वाली है। तस्वीरें सामने आई हैं जहां कश्मीर से आई है डरावनी तस्वीर। हिमस्खलन की रूह दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। दृश्य देखकर आप भी डर जाएंगे, ऐसी तस्वीर सामने आई है। तो हिमस्खलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि कश्मीर से सामने आई है। हिमस्खलन में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। स्थानीय अधिकारियों को सतर्क किया गया है। स्थिति का आकलन फिलहाल किया जा रहा है और इलाके को बंद कर दिया है। निवासियों को घर के अंदर ही रहने की हिदायत दी है, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी है। कश्मीर से ये तस्वीर सामने आई है जो काफी डराने वाली है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। मध्य कश्मीर में यह हिमस्खलन हुआ है, लेकिन किसी का हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तस्वीरें कैद हो गई हैं कैमरे में लिए। कश्मीर से खबर सामने आ रही है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते किस तरह से हिमस्खलन हुआ है, और हिमस्खलन के बाद ये तस्वीरें सामने आई। काफी डरावने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ये राहत भरी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अलर्ट कर दिया गया है लोगों को, उनके घरों के अंदर ही रहने की हिदायत दी गई है। अनावश्यक घर से बाहर निकलने की मनाही करी गई है। और इस खबर पे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, ये तस्वीरें सामने आई हैं, हालांकि ये डराने वाली है, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन अगर बात करी जाए इन हिमस्खलन की, तो इससे क्या कुछ नुकसान हो सकता था, इसकी वजह क्या मानी जाती है? जी शिखा, बताना चाहेंगे कि ये नुकसान तो बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन पहले आप इसकी स्थिति को देखिए। जो वीडियो शेयर हुआ है उसको देख के कोई भी डर जाएगा। जिस तरह से हिमस्खलन ये हुआ है, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी मकान, कोई भी बिल्डिंग अगर इसकी चपेट में आ जाती तो किसी उसका बचना नामुमकिन था। जिस तरह से वीडियो देखा जा रहा है उस तरह से कोई भी व्यक्ति डर जाएगा। बताना चाहूंगा कि ये गांधरबल जिले के सोनमर्ग क्षेत्र के बालटाल जोजिला के पास ये भयंकर हिमस्खलन हुआ है, और इसमें सबसे जो राहत की बात यही है कि इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। जहां तक आपने पूछा कि हिमस्खलन से क्या हो सकता था, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता था, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा कि अभी कल ही यहाँ पे एक माशिल सेक्टर में, कुपवाड़ा जिले के माशिल सेक्टर में एक हिमस्खलन की घटना कल देखने को मिली थी, जिसमें भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए थे। वो रेगुलर ऑपरेशन टास्क कर रहे थे और भूस्खलन की चपेट में आए और खाई में गिर गए, और जिससे वो शहीद हो गए। आपको याद होगा कि इससे पहले भी कई घटनाएं इस तरह से भूस्खलन की हो चुकी हैं, जिसमें हमारे भारतीय जवान शहीद होने की खबरें आई हैं, क्योंकि वो वहां पे भारतीय जवानों का वो मतलब डिप्लॉयमेंट रहता है, वो वहां पे ड्यूटी करते हैं। आपको याद दिला दें कि 2019 में 18 जवान, ये बहुत बड़ी घटना हुई थी, 18 जवान मौत के बर्फीले तूफानों में फंस गए थे, जिसके कारण उनकी मौत हुई थी। इसी तरह 2018 में भी 25 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये भूस्खलन बहुत ही डरावना था। सबसे राहत की बात सिर्फ यही है कि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। इसीलिए क्योंकि जोशीमठ की स्थिति आप देख ही रही हैं, जिस तरह से पहाड़ के क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो उसको लेकर के अधिकारियों को सतर्क किया गया है। जोशीमठ की स्थिति से सभी वाकिफ हैं, वहां के
लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां भी यही स्थिति है। तो बिल्कुल। और उसके साथ साथ जो इस वक्त मौसम की स्थिति चल रही है, उसके नाते भी बहुत ही खराब पोजीशन है, इसलिए वहां अधिकारियों को सतर्क किया गया है। बिल्कुल, मौसम NDRF लोगों की के लिए टीमों को परेशानी सतर्क का किया गया सबब है। बन ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जी जुड़े हुए थे। तो हमने आपको कश्मीर से ये तस्वीरें दिखाई जहां हिमस्खलन की ये तस्वीर थी। हालांकि ये काफी भयावह तस्वीर थी, लेकिन राहत की बात ये रही कि किसी को कोई हानि नहीं हुई है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिल्डर मुकेश जैन के यहाँ आयकर का छापा पड़ा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आगरा लखनऊ की टीम कर रही है छापेमारी की कार्रवाई। बड़ी खबर आगरा से, बिल्डर मुकेश जैन के यहां आयकर का छापा। आगरा लखनऊ की टीम कर रही है छापेमारी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं आगरा से, जहां बिल्डर मुकेश जैन के घर पर चल रही छापेमारी की कार्रवाई। आगरा के लता कुंज में रहता है बिल्डर मुकेश। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आगरा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुकेश जैन, बिल्डर मुकेश जैन के यहां आयकर के द्वारा छापेमारी की जा रही है। लखनऊ और आगरा की टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। छापेमारी की यह कार्रवाई आगरा में चल रही है। आगरा के लता कुंज इलाके में स्थित आवास पर यह कार्रवाई चल रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आयकर विभाग की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़े हुए हैं। पंकज, जिस तरह से आयकर विभाग की एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, किस तरह से देखते हैं? बिल्डर मुकेश जैन के यहाँ छापा मारा गया, क्या वजह बताई जा रही है? क्या काला धन था जिसकी वजह से ये छापा डाला गया है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आयकर विभाग की ये छापेमारी लगातार जो है कि प्रदेश में चल रही है, और इसी सिलसिले में बिल्डर मुकेश जैन के आयकर का छापा ये पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि जो अभी खबर निकल के आ रही है उसके अनुसार आयकर विभाग को एक इनपुट मिला हुआ था कि इनके वहां ब्लैक मनी है, और इसको लेकर के ये छापेमारी हुई है। और अधिकारी जो है कि प्रशासन के साथ साथ आयकर विभाग के अधिकारी उनके घर में पहले अंदर घुसे, उसके बाद से गेट को लॉक कर दिया गया। किसी को अंदर से बाहर जाने के लिए और बाहर से अंदर जाने के लिए सख्त मनाही थी, और तमाम तरह के जो पेपर और कागजात आयकर विभाग को मिले हैं उनको खंगाला गया। और ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है आयकर विभाग की, एक क्योंकि ब्लैक मनी के खिलाफ जो है कि सरकार की जो कार्रवाई है और आयकर विभाग की जो छापेमारी है वो लगातार जो है कि जैसे जैसे इनपुट मिल रहा है वैसे वैसे छापेमारी चल रही है। तो इसी सिलसिले में मुकेश जैन के वहां भी आज ये छापा पड़ा हुआ है, और जो भी आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि तमाम तरह के जो कागजात हैं उनको खंगाले गए हैं। अभी फिलहाल जांच चल रही है, तो इस मामले में पहले से कुछ नहीं बताया जाएगा। जो कुछ निकल के सामने आएगा उसके बाद ही मीडिया से ब्रीफ किया जाएगा। जी पंकज, जिस तरह से आगरा के लता कुंज में ये छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, क्या अन्य ठिकानों पर भी और रिश्तेदारों के घर पे भी क्या आयकर छापेमारी कर सकता है? बिल्कुल शिखा, बताना चाहेंगे कि अब जो है कि मुकेश जैन से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ आयकर विभाग की टीम को इनपुट मिला हुआ है, वहां उनके ठिकानों पे वो छापेमारी कर सकती है। साथ ही साथ थोड़ी सी भी अगर जो कहीं उनको संदेह हुआ तो वो इनके खातों को भी, सारे खातों को फ्रीज कर सकते हैं। और जो इनके रिश्तेदार हैं इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं छापेमारी की एक तरह से तलवार लटकी हुई है, क्योंकि जो इनपुट मिला हुआ था आयकर विभाग के जो सूत्र हैं उनके अनुसार जो इनपुट मिला हुआ था उसमें ये साफ बताया गया था कि इनके पास ब्लैक मनी है, और जो कारोबार होता है तो ये टैक्स वगैरह जो है ये भी जो है कि सही तरीके से नहीं जमा करते हैं। तो जो ये इनपुट वहां उनको आयकर विभाग के पास मिला उसके आधार पे छापेमारी हुई है, और इनपुट के आधार पे इनसे संबंधित जुड़े जो लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके वहां भी भविष्य में छापेमारी हो सकती है। क्योंकि प्रदेश में लगातार ये आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। ब्लैक मनी को रोकने के लिए आयकर विभाग एकदम एक्टिव मोड में है, और जो भी ये आयकर जमा नहीं करते हैं और टैक्स चोरी करते हैं उनके खिलाफ लिस्ट तैयार करके आयकर विभाग की कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़े हुए थे। तो आयकर विभाग छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है, लगातार छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिलती है आयकर विभाग द्वारा, लेकिन इस बार बिल्डर मुकेश जैन के यहाँ आयकर ने छापेमारी की कार्रवाई करी है। अब रुक करते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। रूम हीटर से लगी आग से 3 की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। हमीरपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 3 लोगों की दर्दनाक मौत। रूम हीटर के चलते लगी आग में झुलसे 3 लोग। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां रूम हीटर ने ली मां और 2 मासूम बच्चियों की जान। रूम हीटर से रजाई में लगी आग, और इस आग से हुआ दर्दनाक हादसा। सर्दी से बचने के लिए मां ने जलाया था हीटर।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मां और 2 मासूम बच्चियों की हुई जलकर मौत। हमीरपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जहां एक तरफ सर्दी कहर बनकर टूट रही है, तो वहीं सर्दी से बचने के लिए लोग आग और हीटर जैसी चीजों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हीटर भी अब मौत की वजह बनता जा रहा है। जहां रूम हीटर से आग लगने के चलते 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। मां और 2 मासूम बच्चियों की जान चली गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां रूम हीटर ने मां और 2 मासूम बच्चियों की जान ले ली है। हमीरपुर से ये खबर सामने आई है, जहां रूम हीटर से रजाई में आग लग गई और ये दर्दनाक हादसा हो गया। सर्दी से बचने के लिए मां ने रूम हीटर जलाया था, जिसमें मां और 2 मासूम बच्चियां साथ सो रही थी। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए कुरारा इलाके के ज्वल्ला गांव में भेज दिया है। तो शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कुरारा इलाके के जल्ला गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जहां एक तरफ ठंड का सितम देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ठंड से बचने के लिए लोग घरों में रूम हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं दम घुटकर तो कहीं आग लगने से लोगों की मौत हो जा रही है। और अब ये मामला सामने आया है एक मां और 2 बच्चियों की मौत का, जहां रूम हीटर मौत की वजह बन गया। आग लगने से तीनों झुलस कर मौत के मुंह में समा गए। तो सर्दी से बचने के लिए मां ने रूम हीटर जलाया था, जिसमें मां और 2 बच्चियों की जलकर मौत हो गई है। आपको बता दें कि रात के समय सर्दी से बचने के लिए रूम हीटर जलाया हुआ था, जहां लोग खुद को बचाने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए कई कोशिशें कर रहे हैं। हमीरपुर से ये खबर सामने आई है, जहां 3 की दर्दनाक मौत हो गई है। एक तरफ सर्दी से लोगों की जान जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये मामला सामने आया है, जहां लोग खुद को सर्दी से बचाने के लिए, जहां एक तरफ सर्दी से मौत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जब लोग अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए आग का, रूम हीटर का सहारा ले रहे हैं, तो रूम हीटर भी मौत का कारण बनता नजर आ रहा है। जहां बीते कुछ दिनों से लगातार ऐसी खबरें सामने आई हैं कि रूम हीटर की वजह से या फिर अंगीठी की वजह से लोग कमरे में जलाकर रात में सो जाते हैं, दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। तो वहीं अब आग लगने का मामला भी सामने आया है। हमीरपुर से ये खबर सामने आई है, जहां रूम हीटर की वजह से रजाई में आग लग गई और 3 लोग जलकर मौत के मुंह में समा गए। आपको बता दें कि मां और 2 मासूम बच्चियां मौत के मुंह में समा गई हैं। रूम हीटर के चलते आग लग गई, रजाई ने आग पकड़ ली, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। हमीरपुर से ये घटना सामने आई है, जहां हमीरपुर के कुरारा इलाके के जल्ला गांव का ये मामला बताया जा रहा है। और इस खबर पे हमारे साथ दिवाकर मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, कड़ाके की ठंड हो रही है, ऐसे में कई मौतों के मामले सामने आ रहे हैं। एक तरफ ठंड से मौत हो रही है, लोग अपने आप को बचाने के लिए अंगीठी का, रूम हीटर का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं वो भी मौत का कारण बन रहे हैं दम घुटने से। तो अब ये मामला सामने आया कि रजाई में आग लगने के चलते मां और 2 मासूम बच्चियां मौत के मुंह में समा गई। किस तरह से देखते हैं, आखिर लोग अपने आप को बचाए कैसे? जी शिखा, बताना चाहेंगे कि बहुत दुखद खबर है। हमीरपुर के ये कुरारा थाना क्षेत्र के जल्ला गांव का मामला है, जहां रात में करीब 2:30 से 3 बजे के बीच में वो हीटर जलाया हुआ था। परिवार में राजू पाल नाम के व्यक्ति का परिवार था और उनकी पत्नी 28 वर्षीय अनीता और 2 बेटियां, एक 6 वर्षीय बेटी थी, एक 3 वर्षीय, तीनों लोग सो रही थी और शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिससे तीनों की दुखद मौत हो गई। और ये आपको बता दें कि ये एक सर्दी के साइड इफेक्ट आप कह सकती हैं। लगातार जैसे एक तो सर्दी लगने की वजह से हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ रही हैं, पीछे कई खबरें आई थी, और उसके साथ साथ जैसे कोहरे की वजह से रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और उसमें एक ये नया एक और वो जुड़ता जा रहा है, एक दुखद होता जा रहा है सर्दी का, जिससे आग लगने से घटनाएं, जैसे रूम हीटर से ये मामला हुआ। इसी तरह से अभी पंजाब में पीछे कुछ दिन पहले अंगीठी जला के सो गए थे, 6 मजदूरों की मौत हो गई, बिहार के थे वो सब। तो इस तरह से ये सर्दी का एक और दुखद पहलू है कि एक तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोग उससे बचने का यदि उपाय करते हैं तो इस तरह से वो मौत के मुंह में समा जाते हैं। जी शिखा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जी जुड़े हुए थे। अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां कैबिनेट मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया गया है। हिमाचल से बड़ी खबर सामने आ रही है। रुक करते हैं हिमाचल की खबर की तरफ। हिमाचल प्रदेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कैबिनेट मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया गया है। मंत्रिमंडल का किया गया विस्तार।
विस्तार के बाद अब किया गया विभागों का बंटवारा। हिमाचल प्रदेश से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, हर्षवर्धन को मिला उद्योग विभाग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हिमाचल से, संजय अवस्थी के हाथ से छिन गए 2 बड़े महकमे। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया उसके बाद अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हिमाचल प्रदेश में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया गया है। हर्षवर्धन को उद्योग विभाग मिला है, रोहित ठाकुर उच्च शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विभाग का जिम्मा संभालेंगे। अनिरुद्ध सिंह के पास ग्रामीण विकास और पंचायती राज और विक्रमादित्य सिंह के पास लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी आई है। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके। पंकज, हिमाचल प्रदेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था तो वहीं अब विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। किस तरह से देखते हैं, किसको कौन सा विभाग मिला है, पूरी जानकारी? जी शिखा, बताना चाहेंगे कि जब मंत्रियों को शपथ दिलाने के बाद आज जो है कि विभागों का भी बंटवारा हुआ है और जो नए मंत्री हैं और जो पुराने मंत्री हैं, सभी मंत्रियों को लगभग उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसी क्रम में आपको बताना चाहेंगे कि हर्षवर्धन को उद्योग विभाग मिला है, रोहित ठाकुर को उच्च शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विभाग का जिम्मा दिया गया है। साथ ही साथ जो वरिष्ठ मंत्री हैं धनीराम शांडिल, उनको स्वास्थ्य विभाग दिया गया है, चंद्र कुमार को कृषि दिया गया है, जगत सिंह नेगी को राजस्व विभाग दिया गया है, रोहित ठाकुर को शिक्षा विभाग सौंपा गया है और युवा मंत्री जो अनिरुद्ध हैं इनको ग्रामीण विकास मिला है। और साथ ही साथ एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री के पास वित्त, गृह, कार्मिक योजना और सामान्य प्रशासन सहित मंत्रियों के जो महकमे है ये सीएम के पास है। डिप्टी सीएम को जो मुकेश अग्निहोत्री है, इनके पास जल शक्ति और परिवहन के साथ साथ भाषा और संस्कृति विभाग है। तो एक तरह से जो कैबिनेट का विस्तार हुआ था उसके बाद से विभागों का जो बंटवारा हुआ है तो बहुत सोची समझी रणनीति के साथ जो नए सीएम सुक्खू हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने जिम्मेदारी दी है। रोहित ठाकुर के पास उच्च शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा मिली हुई है, अनिरुद्ध सिंह के पास ग्राम विकास मिला हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए तो सबका समन्वय विभागों का किया गया है और सारे मंत्रियों को उनकी जरूरतों के अनुसार जिसमें वो बेहतर कार्य कर सकें, इसके लिए ये विभाग इनको आवंटित किए गए हैं। साथ ही साथ एक चीज और बताना चाहेंगे कि जो हिमाचल के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू है, उनका कहना है कि मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है, सौंप दिया गया है और इनकी जिम्मेदारी है और सभी से ये कहा गया है कि जिम्मेदारी पूर्वक काम करें, चूंकि हिमाचल में जो है कि जो विकास बाधित रहा है उसको कहीं ना कहीं ऊपर ले जाने की बात कही जा रही है। यानी एक तरह से कांग्रेस की तरफ से और सरकार की तरफ से ये भी आरोप तय किया गया है कि बीजेपी के गवर्नमेंट में वहां पे डेवलपमेंट कार्य जो है वो प्रभावित रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो नए कैबिनेट के साथ विभागों का जो बंटवारा हुआ है, अब नई टीम जो है कि कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कितना बेहतर विकास हिमाचल प्रदेश के लिए कर रही है। अब विभागों का बंटवारा होने के बाद जो मंत्री हैं उनका सीधे तौर पे कहना है कि जो भी जो है कि सरकार की तरफ से जो विभाग मिले हैं उनमें वह निष्पक्षता के साथ डेवलपमेंट का कार्य करेंगे और किसी भी चीज के लिए जो है कि सरकार ने एकदम स्ट्रिक्टली कहा है कि किसी भी विभाग में किसी चीज की जरूरत हो तो वो सीधे सीएम से डायरेक्टली मंत्री जाकर के मिल सकता है और जो है कि उसका निदान किया जाएगा। तो एक तरह से जो एक रोड मैप बना के कांग्रेस की गवर्नमेंट अब वहां आगे बढ़ने वाली है, इस पे देखने वाली बात होगी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की टीम कितना बेहतर कार्य हिमाचल प्रदेश में कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़े हुए थे। तो जिस तरह से हिमाचल में अब बंटवारा हो गया है विभागों का और कैबिनेट मंत्रियों को उनका जिम्मा दे दिया गया है, तो अब देखने को मिलेगा कि अच्छा काम हो पाता है प्रदेश में। अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी और रिजवान की अग्रिम जमानत पर कार्य सुनवाई को लेकर अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी मामले में कोर्ट में सुनवाई। आज बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फर्जी आधार कार्ड बनवाने और हवाई यात्रा मामले में सुनवाई। बड़ी खबर, कोर्ट ने कुछ दिन पहले खारिज कर दी थी जमानत अर्जी। बड़ी खबर आपको बता रहे कानपुर से इरफान सोलंकी समेत सभी 7 आरोपियों की अर्जी खारिज।
कानपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी और रिजवान की अग्रिम जमानत पर 12 जनवरी को सुनवाई होनी थी। अब जमीन कब्जाने के आरोप में मुकदमे में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। इरफान रिजवान के जेल जाने के बाद जाजमऊ थाने में रंगदारी और मारपीट कर जमीन कब्जाने के 2 मुकदमे दर्ज थे। रंगदारी का मुकदमा अकील अहमद खान ने, तो जमीन कब्जाने का मुकदमा मोहम्मद नसीम आरफ ने दर्ज कराया था। अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी भी दाखिल की है। इरफान सोलंकी समेत 7 आरोपियों की अर्जी खारिज कर दी गई थी। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये एक बार फिर मामला सुर्खियों में है। कानपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी और रिजवान की अग्रिम जमानत पर सुनवाई को लेकर मामला। सपा विधायक इरफान सोलंकी से जुड़ी खबर बता रहे हैं। फर्जी आधार कार्ड बनवाने और हवाई यात्रा मामले में सुनवाई आज कोर्ट ने कुछ दिन पहले खारिज कर दी थी जमानत याचिका। इरफान सोलंकी समेत सभी 7 आरोपियों की अर्जी खारिज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज एक बार फिर सुनवाई होनी थी। सपा विधायक इरफान सोलंकी मामले में कोर्ट में सुनवाई। रुक करते अगली खबर की तरफ। जालौन में दिखा सर्दी का सितम, ठंड लगने से 2 सगे भाइयों की मौत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जालौन से, जहां सर्दी का सितम देखने को मिला। 2 सगे भाइयों की सर्दी से मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बड़ी खबर आपको जालौन से बता रहे हैं, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि बताया जा रहा है कि सर्दी की वजह से दोनों भाइयों की मौत हुई है। 2 सगे भाइयों की सर्दी से मौत। लगातार सर्दी अपना सितम बरपा रही है, कहर बनकर लोगों पर टूट रही है। कई मौतें हो रही है सर्दी के कारण। तो वहीं अब जालौन से ये मामला सामने आया है, जहां सर्दी का सितम देखने को मिला है। ठंड लगने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अबू तलहा जुड़ चुके हैं। तलहा, जिस तरह से सर्दी कहर बनकर लोगों पर टूट रही है, लगातार सर्दी से मौत के मामले सामने आ रहे हैं, अब 2 सगे भाइयों की मौत का मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल शिखा, आपको बता दें तो लगातार ठंड के कारण तमाम लोगों की मौत हो रही है। और ऐसे में जालौन से देखिए ये बड़ी खबर आ रही है कि जहां 2 सगे भाइयों की रात में दोनों सगे भाई सोए थे और सुबह जब उनको देखा गया तो वो मृत अवस्था में मिले। फिलहाल पूरी घटना की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अब जांच की जा रही है कि आखिर इन दोनों भाइयों की मौत कैसे हुई। फिलहाल जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि ठंड की वजह से इनकी मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अब प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखिए ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर मौत किन कारणों से हुई थी। तो अब देखिए लगातार जिस तरह से ठंड बढ़ रही है और ऐसे में तमाम लोगों की जान जा रही है, तो कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य महकमे को भी इस पूरे मामले को और तमाम चीजों को गंभीरता से लेना पड़ेगा। जी शिखा। जी तलहा, अगर बात करें इन दोनों भाइयों की उम्र की, तो क्या उम्र होगी इनकी, इनके बारे में क्या कुछ जानकारी, और ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर किस उम्र के लोगों को ठंड अपना शिकार ज्यादा बना रही है? देखिए, अगर उम्र की बात करें तो देखिए जो बुजुर्ग लोग हैं कहीं ना कहीं ठंड से उनको काफी दिक्कत हो रही है और साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं उनको ठंड से काफी दिक्कतें हो रही है। तो ऐसे में जो छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं वो लोग ठंड से काफी झेल रहे हैं। और ऐसे में जो इन 2 भाइयों की मौत हुई है, दोनों की कोई उम्र ज्यादा नहीं थी, 18 से 20 साल के बीच की उम्र की थी। और दोनों ही रात में देखिए एकदम आराम से, जो स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि सो रहे थे, और सोते में जब सुबह स्थानीय लोग जब वहां पहुंचे तब देखा कि दोनों भाई मृत अवस्था में पड़े हैं। तो घटना की देखिए जानकारी दे दी गई है पुलिस को, लेकिन मामला देखिए संदिग्ध है, क्योंकि एक बड़ी घटना भी हो सकती है ये कि आखिर क्या वजह है जो दोनों भाइयों की अचानक से मौत हो गई घर में लेटे। तो अब देखिए प्रशासन अब इस पूरे मामले की जांच कर रहा है और कहीं ना कहीं देखिए लोगों को अब सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि देखा जा रहा है कि ठंड में लगातार जो मौतें हो रही हैं और साथ साथ हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे हैं लोगों को। और कई जगह इस तरह की घटनाएं सामने आई कि रात में लोग सोते हैं, हीटर जला लेते हैं, उससे आग लग जा रही है, साथ साथ जो अलाव जलाते हैं घर में उसके धुओं से लोगों की जान जा रही है। तो अब कहीं ना कहीं लोगों को देखिए सतर्क रहना पड़ेगा और इस तरह की जो लोग हीटर घर में जलाते हैं या अलाव जलाते हैं, तो इन सब चीजों को अगर रात में सोने से पहले बुझा देंगे तो जरूर इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा। जी शिखा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अबू तलहा जुड़े हुए थे। तो जालौन से एक खबर सामने आई है, जहां ठंड का सितम देखने को मिला है। एक तरफ
ठंड लोगों की जान ले रही है, तो वहीं अगर लोग अपनी जान बचाने के लिए, ठंड से बचने के लिए रूम हीटर या फिर अलाव का सहारा ले रहे हैं तो वो भी जानलेवा साबित हो रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रांसपोर्ट कारोबारियों पर आईटी की रेड। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां ट्रांसपोर्ट कारोबारियों पर आईटी की रेड देखने को मिली है। ट्रांसपोर्ट नगर में सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कंपनी पर छापेमारी, शहर के कई और ठिकानों पर भी इनकम टैक्स का छापा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। शहर के कई और ठिकानों पर भी इनकम टैक्स का छापा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ट्रांसपोर्ट कारोबारियों पर आईटी की रेड। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ के ट्रांसपोर्ट कारोबारियों पर आईटी की रेड। ट्रांसपोर्ट नगर में सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कंपनी पर छापेमारी। लखनऊ से बड़ी खबर, शहर के कई और ठिकानों पर भी इनकम टैक्स की छापेमारी। इस खबर पे हमारे संवाददाता अबू तलहा जुड़े हुए हैं। तलहा, जिस तरह से ट्रांसपोर्ट कंपनी पर छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्या कुछ जानकारी है? आईटी की छापेमारी चल रही है और इसी क्रम में देखिए आज सुबह 9 बजे से ही ट्रांसपोर्ट नगर में कई ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं जहां पर आईटी की टीम पहुंची है और छापेमारी कर रही है। देखिए लगभग 6 से 7 घंटे हो गए हैं, अभी भी ये छापेमारी जारी है। और देखिए सिर्फ लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई और जिलों में भी ट्रांसपोर्ट के जो बड़े कारोबारी हैं, जो जिनकी बसें संचालित होती हैं, जो स्कूल में बसें संचालित होती है, साथ साथ जो और भी बसें चलती हैं, उन तमाम लोगों को चिन्हित करके उनके आईटी का छापा चल रहा है। और बताया जा रहा है कि देखिए एक बड़ा टैक्स चोरी का मामला आईटी डिपार्टमेंट के संज्ञान में आया था, जिसके बाद से इस छापेमारी को करा जा रहा है। अब देखिए 8 घंटे 7 घंटे का समय हो गया है, लगभग छापेमारी अभी भी चल रही है और ये भी कहना मुश्किल है कि ये छापेमारी कब तक चलती रहेगी। तो जिस तरह से लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में देखिए तमाम ट्रांसपोर्ट कारोबारी हैं जिनका छापा चल रहा है और कहीं ना कहीं इस आईटी के छापे से ट्रांसपोर्ट कारोबारी हैं वो डरे और सहमे नजर आ रहे हैं। जी शिखा। जी बिल्कुल तलहा, अगर बात करें कारोबारियों की, तो कारोबारी इस वक्त ज्यादा निशाने पर हैं और अलग अलग तरह की छापेमारी देखने को मिल रही कारोबारियों पर। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या टैक्स चोरी के मामले भी सामने आ रहे हैं? जी देखिए लगातार आईटी के पास टैक्स चोरी की शिकायतें आ रही थी और देखिए इससे पहले भी कई और भी जो कंपनियां हैं उनके यहाँ छापेमारी हुई थी। और अब देखिए ट्रांसपोर्ट का जो ट्रांसपोर्ट है उसको लेकर लगातार आईटी को शिकायत आ रही थी और इसी को लेकर देखिए अब आईटी की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। और देखिए ट्रांसपोर्ट के जो बड़े कारोबारी हैं उनके यहाँ छापा चल रहा है, जिनकी जो बसें संचालित होती हैं और जिनकी जो स्कूलों में जो बसें अटैच रहती हैं, उन तमाम लोगों के यहाँ बताया जा रहा था कि आईटी की रेट चल रही है। और देखिए कहीं ना कहीं बड़ा टैक्स चोरी का मामला आईटी के संज्ञान में आया था और पहले से कई सूचना जा चुकी थी आईटी के पास। उसी को लेकर देखिए अब आईटी की टीम छापेमारी कर रही है। और देखिए ये भी कह सकते हैं कि ये जो छापा है ये कहिए 1 दिन भी चल सकता है, 2 दिन भी चल सकता है, क्योंकि तमाम जो अधिकारियों की टीम है वो पहुंची हुई है और लगभग 8 घंटे का समय, जिस तरह से लखनऊ में जहां छापा चल रहा है वहां 8 घंटे से ज्यादा का समय हो गया। अगर उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई और जिलों में भी देखिए ये छापेमारी चल रही है और ये छापेमारी देखिए आईटी की टीम ने गोपनीय रखी है। पर जिस तरह से लखनऊ में छापेमारी हुई तो कई तमाम जगह इसकी जानकारी हो गई थी। तो कई ट्रांसपोर्ट के कारोबारी ऐसे भी हैं जो अपना ऑफिस है वो बंद करके चले गए। तो अब उन लोगों को भी आईटी की टीम चिन्हित कर रही है और जल्द से जल्द उनके यहाँ भी कार्रवाई की जाएगी। जी शिखा। जी तलहा, अगर बात करें, जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अबू तलहा जुड़े हुए थे। तो बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है आईटी की। अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां बड़ी खबर सामने आ रही है शिक्षक एमएलसी नामांकन से जुड़ी हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्नातक और शिक्षक एमएलसी नामांकन का आखिरी दिन, भाजपा के दोनों प्रत्याशी नामांकन करने पहुंचे। अरुण पाठक और वेणु रंजन भदौरिया बड़े जुलूस के साथ पहुंचे नामांकन करने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्नातक और शिक्षक एमएलसी नामांकन का आज आखिरी दिन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा के दोनों प्रत्याशी नामांकन कराने पहुंचे। अरुण पाठक और वेणु रंजन भदौरिया बड़े जुलूस के साथ पहुंचे नामांकन कराने। स्नातक और शिक्षा एमएलसी नामांकन का आखिरी दिन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां भाजपा के दोनों प्रत्याशी नामांकन करने पहुंचे। अरुण पाठक और वेणु रंजन भदौरिया बड़े जुलूस के साथ पहुंचे।
तो स्नातक और शिक्षक एमएलसी नामांकन का आज आखिरी दिन है और ऐसे में भाजपा के दोनों प्रत्याशी नामांकन करने बड़े जुलूस के साथ पहुंचे। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी की और बढ़ेंगी मुश्किलें। एनबीडब्ल्यू जारी करने के लिए कोर्ट में अर्जी। बड़ी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर अर्जी दाखिल। ईडी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी से जुड़ी मुख्तार की पत्नी अफशा के खिलाफ कोर्ट में अर्जी। प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी। बड़ी खबर आपको बता रहे मुख्तार अंसारी से जुड़ी, जहां मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ेंगी। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एनबीडब्ल्यू जारी करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी, मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर अर्जी दाखिल की गई। ईडी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी। मुख्तार की पत्नी अफशा के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुख्तार की पत्नी अफशा के खिलाफ भी कोर्ट में अर्जी। तो मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एनबीडब्ल्यू जारी करने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल करी गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अर्जी दाखिल करी गई थी। अब लगातार मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। पीएम मोदी की मां की अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में हर की पौड़ी पर हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी की मां की अस्थियों का विसर्जन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हरिद्वार में हर की पौड़ी पर हुआ विसर्जन। साधारण तरीके से किया गया। पीएम के भाई ने विसर्जन किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम के भाई पंकज मोदी ने किया विसर्जन। साधारण तरीके से किया गया अस्थियों का विसर्जन, समाज के लिए पेश की मिसाल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिना तामझाम बिना दिखावे के हुआ अस्थियों का विसर्जन। पीएम मोदी की मां की अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में हर की पौड़ी पर हुआ विसर्जन। साधारण तरीके से किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी की मां का कुछ दिनों पहले ही 100 साल की उम्र में निधन हो गया था। तो वहीं पीएम मोदी की मां की अस्थियों का विसर्जन आज हरिद्वार की हर की पौड़ी में किया गया। विसर्जन बिल्कुल सामान्य साधारण तरीके से किया गया। पीएम के भाई पंकज मोदी ने विसर्जन किया और समाज के लिए एक मिसाल पेश करी है। बिना दिखावे के अस्थियों का विसर्जन किया गया है। प्रधानमंत्री की मां होने के बावजूद एकदम साधारण तरीके से प्रधानमंत्री की मां का उनके भाई ने विसर्जन किया। अब इस खबर पे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, जिस तरह से ये अस्थियों का विसर्जन किया गया, बिल्कुल सामान्य तरीके से, कोई दिखावा नहीं किया गया। अंतिम संस्कार की बात करी जाए तो वो भी एकदम सामान्य तरीके से हुई थी। किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, ये एकदम सही आप कह रही हैं और ये एक समाज के लिए उन्होंने मिसाल पेश की है कि जहां आज जो है एक छोटे से ही कोई नेता की मां मर रही या उनके कोई भी परिजन का देहांत होता है तो वो बहुत ही लंबे चौड़े काफिले के साथ, बहुत ही दिखावे के साथ उनका हर कार्यक्रम करते हैं। लेकिन देखा जाए तो प्रधानमंत्री की मां होने के बावजूद बहुत साधारण तरीके से उनका अस्थि विसर्जन हुआ, जो उनके भाई पंकज मोदी ने किया है। और आपको बता दें, 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री के मां की मौत हुई थी और उनका जो अंतिम संस्कार जो हुआ था वो भी बहुत ही साधारण तरीके से हुआ था। मोदी जी बहुत ही साधारण तरीके से उन्होंने अंतिम संस्कार उनका किया था और लोगों से यहाँ तक कहा था कि आप अपने काम करते रहिए और अपनी स्थान से ही मां को श्रद्धांजलि दीजिए। और उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि आप अपने काम को करते रहें। और उसके साथ साथ मोदी जी ने उनका अंतिम संस्कार करने के बाद भी अपने रोज के कामों को किया और वहां पे जो उनका पहले से निर्धारित कार्यक्रम था, पश्चिम बंगाल में कुछ उनको जो कार्यक्रम करने थे उनको वर्चुअली उन्होंने संबोधित भी किया। इस तरह से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा संदेश है ये, लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। जी शिखा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जी जुड़े हुए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की अस्थियों का विसर्जन किया गया हरिद्वार की हर की पौड़ी पर और बिल्कुल ही सामान्य तरीके से विसर्जन हुआ, जिसने लोगों के लिए एक मिसाल भी पेश करी है। फिलहाल इन खबरों में, बड़ी खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।